ओकुमुरा, इस बंदे की जिंदगी शुरू से ही उल्टी दिशा में भाग रही थी। बदसूरत, बदकिस्मत और पूरी तरह लूजर वाइब्स वाला लड़का, जो असली लड़कियों से इतना दूर हो चुका था कि अब वो सिर्फ एनिमे वाइफूस पर ही अपनी पूरी एनर्जी खर्च करता था। असल में उसकी रियल गर्ल्स में इंटरेस्ट तो उसी दिन मर गया था जब उसकी माँ उसे दूध वाले के घर छोड़कर गायब हो गई थी, और ऊपर से स्कूल में जिस लड़की को उसने अपनी फीलिंग्स बताई उसने उसे सीधा घिनौना बोलकर रिजेक्ट कर दिया था। अब हालत यह है कि ओकुमुरा प्राउडली एक ऐसा सिंप बन चुका है जो अपनी 2D वाइफू लिलियो को सेलिब्रेट करने के लिए एक पुआ महंगा क्लब चला रहा है। क्लब की एग्जिस्टेंस बस इसी बात पर टिकती है कि वहां सब चुपचाप बैठकर अपनी एनिमे देवी की पूजा करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा ट्विस्ट आता है जिसे उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। क्लब रूम में एंट्री करती है एक लड़की, रिलिसा। हाँ, एक असली लड़की। ओकुमुरा की आंखें लिटरली फ्रीज हो जाती हैं। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है, पूर्णिमा दूध के जार और वाइफू पोस्टर से भरे इस सीक्रेट जगह में एक लड़की क्या लेने आई है। उसका इमीडिएट रिएक्शन था, इससे छुटकारा पाना ही होगा। और फिर मौका अपने आप हाथ आ जाता है जब रिरिसा शेल्फ पर रखी फिगरीन्स देखकर एक्साइटेड होने लगती है। ओकुमुरा सोचता है कि शायद ये नेकेड फिगरीन्स देख के डर जाएगी और खुद ही भाग जाएगी, लेकिन लड़की तो पूरी अलग ही स्पीशीज निकली। वो मूर्तियों की जगह खुद की पैंटीज के रंग की क्रिटिक करने लगती है और बड़ी शांति से बता देती है कि मूर्तियां किसी और ज्यादा क्वेश्चनेबल चीज पर ज्यादा अच्छी लगेंगी, जिस पर यूट्यूब क्लियरली डिस्कशन अलाउ नहीं करता। अब ओकुमुरा के अंदर मॉरल कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, इससे बाहर निकालूं या फिर इसे भी अपने कल्चरल जर्नी का हिस्सा बनने दूं। पर इससे पहले कि वो फैसला ले पाए, रिरिसा अपने वियर्ड बिहेवियर के लिए अपॉलॉजी मांगती है। ओकुमुरा उससे पूछता है कि एक नॉर्मल लड़की को ऐसी केओटिक दुनिया और हेरेम टाइप स्टोरीज में इंटरेस्ट कैसे हो सकता है। रिरिसा बड़ी आराम से बोल देती है कि वो बचपन से ही दिमाग से थोड़ी ऑफ रही है। उसकी शर्मीली नेचर देखकर ओकुमुरा भी लिलियो के प्रति उसका लव बूस्ट करने लगता है। तब तक ठीक चलता है जब तक रिरिसा ये नहीं बोल देती कि इस 2D बॉम्बशेल को उससे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। ये सुनकर ओकुमुरा उसे रोस्ट करता है और बदले में रिरिसा बोल देती है कि अगर यकीन नहीं तो खुद ट्राई करके देख ले। वो बताती है कि वो हमेशा स्टोरीज में खुद को डालने की कोशिश करती थी, क्योंकि असल में कोई भी लड़का उसे अपने अंदर यानी लाइफ में शामिल नहीं करना चाहता था। इस लड़की के दिमाग में लिटरली एक ही ड्रीम था, लिलियो बनना, ताकि रात के 12 बजे वो भी लोगों की नजरें अपनी तरफ खींच सके और टिश्यू शॉर्टेज पैदा कर सके। ओकुमुरा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे असल में कंपटीशन मिल रहा है। वो सोचता था दुनिया में कोई इतना फार गॉन नहीं हो सकता, लेकिन सामने खड़ी लड़की उससे एक डायमेंशन आगे निकल चुकी थी। तभी रिरिसा की नजर स्क्रीन पर चल रही मूवी पर पड़ती है और बस लड़की फ्यूज उड़ जाती है। ओकुमुरा भी ये भूल जाता है कि इसे बाहर निकालना था और उसके अंदर का ओटाकू डीमन एक्टिवेट हो जाता है। दोनों लिलियो की मूवी देखने बैठ जाते हैं और क्लाइमैक्स आते ही इतनी तेज चीखते हैं कि पूरा क्लब हिल जाता है। और उसी मोमेंट ओकुमुरा डिसाइड कर लेता है, यप, ये लड़की परफेक्ट फैन है। लेकिन फेट को कुछ और ही मजाक करना था। सीन के बीच रिरिसा का चेहरा अचानक लाल हो जाता है और वो कन्फेशन मोड में चली जाती है। वो बोलती है कि उसके पास एक अजीब थोड़ा क्लीपी सा हॉबी है जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया, और उसे डर है कि वो ओकुमुरा से भी ज्यादा फ्रिक निकलेगी। ओकुमुरा उसे कामिंग मोड में समझाता है कि अगर उसका ब्राउजर हिस्ट्री कभी लीक हो गया तो FBI उसे पकड़ने आएगी, इसलिए वो किसी भी पैशन के लिए उसे जज नहीं करेगा। तभी लड़की सस्पिशियस नजरों से उसे देखती है, अपने बैग की तरफ भागती है और बाहर निकालती है अपना हिडन ट्रेजर, कॉस्प्ले कलेक्शन। वो प्राउडली बताती है कि वो खुद अपने आउटफिट्स बनाना चाहती है। ओकुमुरा लिटरली चिल्ला उठता है, तुम सीरियसली ये सारे कपड़े पहनोगी? लेकिन रिरिसा उसे याद दिलाती है कि उसने प्रॉमिस किया है, नो जजिंग। फिर वो अपनी पूरी बैक स्टोरी रिवील करती है। ये ऑब्सेशन बचपन से था, लेकिन उसे लगा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन उसकी फैमिली को उठा ले जाएगी, इसीलिए सालों तक ये सीक्रेट छुपाया। पहली बार जब वो किसी पर्सनल इवेंट में गई, उसने अपनी तरह की और लड़कियां देखी और उसे लगता है कि शायद गर्ल्स के लिए भी इस तरह के वेड हॉबीज नॉर्मल हैं। अब हाई स्कूल में आते ही उसका कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है और उसे अपने ड्रेसअप किंग पर पूरी तरह गर्व है। उसका अल्टीमेट ड्रीम है एक दिन खुद लिलियो की तरह कॉस्ट्यूम बनाना। ओकुमुरा गिल्ट में जाकर उससे माफी मांगता है और पूछता है कि उसे किस चीज में हेल्प चाहिए। रिरिसा शर्माते हुए कहती है कि अगर वो क्लब ज्वाइन करे तो ओकुमुरा उसकी कॉस्प्ले फोटोग्राफी में हेल्प करेगा। ओकुमुरा शॉक में, मैं क्यों इस टॉर्चर से गुजरूं? तो लड़की कामली एक्सप्लेन करती है कि वो किसी अजनबी फोटोग्राफर पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि चांसेस हैं कि वो कोई क्रीपी आदमी निकले, इसलिए वो किसी ऐसे इंसान को चुनना पसंद करेगी जो लिलियो से सच्चा प्यार करता हो। फिर वो उसे रोस्ट करते हुए बोलती है, हाई स्कूल आते वक्त मैंने सोचा था कि जिस तरह का कंटेंट मैं बनाना चाहती हूँ वैसे लोग मुझे कभी नहीं मिलेंगे, बट डेस्टिनी ने तुम जैसा पैथेटिक लोनली फेलियर बंदा भेज दिया। ये शायद किस्मत का वियर्ड मजाक था। और अब जब यूनिवर्स उसकी साइड है, वो पूछती है कि वो ऑफिशियली क्लब ज्वाइन कर सकती है। ओकुमुरा को याद आता है कि क्लब अब तक एक प्योर सॉसेज फेस्टिवल था, लेकिन कल्चर के नाम पर वो उसे अंदर आने की अनुमति दे देता है। रिरिसा खुशी से चमक उठती है।
ओकुमुरा उसे शांति से अश्योर करता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ ऐसी लड़कियां पसंद हैं जो पलटकर जवाब नहीं देती, और वो चाहे कितना भी रिवीलिंग पहन ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद यही लाइन रिरिसा को ट्रिगर कर देती है, क्योंकि जैसे ही ओकुमुरा पीछे मुड़ता है, लड़की अपनी स्कर्ट उतारने लगती है। ओकुमुरा हक्का बक्का, तू मेरी आंखों पे अटैक क्यों कर रही है? रिरिसा प्यारी सी इनोसेंट स्माइल के साथ कहती है कि वो बस अपना कॉस्ट्यूम दिखाना चाहती है। ओकुमुरा तुरंत विंडोज को बोर्ड से ढक देता है ताकि कोई बिना पेट्रियन सब्सक्राइब किए फ्री कंटेंट ना देख ले। लेकिन रिरिसा बस कामली मेकअप करती है, विग पहनती है, आउटफिट फिक्स करती है, और जब वो स्टेज वॉक लेकर उसके सामने आती है, ओकुमुरा की आंखें लिटरली रुक जाती हैं। वो असल में लिलियो जैसी लग रही थी। जब उसने अपना कैच फ्रेज बोला, ओकुमुरा की नाक से खून फाउंटेन की तरह फूट पड़ा। वो किसी तरह उठता है, लेकिन अंदर से टूट चुका था, क्योंकि उसने इमेजिन नहीं किया था कि कोई लड़की इतनी सटीक लगेगी। और अचानक लड़की अपनी नई चुनी हुई पैंटीज दिखाती है और पूछती है कि ये आउटफिट के साथ मैच करती हैं। वो पलटती है और अपनी फुल मून दिखा देती है। ओकुमुरा की वर्जिन सोल उसी सेकंड उसके शरीर से निकल जाती है। कुछ देर बाद वो रिरिसा की गोद में जागता है, जो कि उसकी हालत देखकर जेन्युइनली वरीड थी। अगले दिन जब रिरिसा अपने फर्स्ट फोटोशूट की बात करती है, ओकुमुरा फिर से केचप की बोतल में बदल जाता है। अगले सुबह उसका दिमाग फुल क्राइसिस मोड में होता है। क्या मैं अपने फेवरेट मांगा पेट से धोखा करके किसी रियल लड़की से प्यार करने लगा हूँ? तभी रिरिसा कमरे में आती है और उसे एक रेयर ओविये देखते पकड़ता है, वही जो उसे कभी मिला नहीं था। रिरिसा उससे सारी डिटेल्स मांगती है और ओकुमुरा भी एकदम एक्साइटेड होकर कुछ मिनट के लिए पूरा गीक मोड ऑन कर देता है। वो उसे इतनी पैशनेटली एक्सप्लेन करता है कि वो पूछ बैठती है, तुम्हें इतना सब कैसे मालूम? इस पर ओकुमुरा कूल बनते हुए कहता है कि वो उसे दिखा सकता है कि वो अपनी रिसर्च कैसे करता है, और बस दोनों गेम पैड पकड़कर बैठ जाते हैं और गेम खेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ओकुमुरा को लगता है कि अब उसे लिटरली किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। लेकिन तभी रिरिसा अचानक बोलती है, एक सेकेंड, गेम पॉज करना। वो उस फ्रेम पे रुकती है जहां लिलियो का ब्लैक अंडरवेयर क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होता है। ओकुमुरा शॉक में सोचता है कि ये मुझसे भी ज्यादा डिप्रेस्ड कैसे हो सकती है, लेकिन रिरिसा कामली अपना फोन निकालकर उस एंगल की पिक्स लेने लगती है ताकि उसका कॉस्प्ले ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक बन सके। उसकी डेडिकेशन इतनी इंटेंस होती है कि फुल मून देखते ही ओकुमुरा की पैंट ऑलमोस्ट ओवरफ्लो होने की कगार पर पहुंच जाती है। और तभी रिरिसा अपने कैरेक्टर में उतरने का फैसला करती है और वहीं कपड़े उतारने लगती है। ओकुमुरा घबराकर एक बोर्ड उठा लेता है और खुद को समझाता है कि वो बस उसकी मेहनत से प्रभावित है, बस इतना ही। जब वो पीछे मुड़ता है तो रिरिसा का नया वन पीस कॉस्ट्यूम तैयार होता है, जिसकी पिक्स लेने के लिए वो उसी से कह रही थी। एक सिंपल बैकड्रॉप सेट करने के बाद रिरिसा पोजिंग शुरू कर देती है और ओकुमुरा तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये वही आइकॉनिक पोजेस हैं जो मांगा में थे। उसकी आंखें लिटरली नम होने लगती हैं। रिरिसा फिर दूसरा आउटफिट पहन लेती है और ओकुमुरा को तो पता भी नहीं चलता कि वो कब किस मोड में चला गया, लेकिन उसे जेन्युइनली बहुत मजा आ रहा था। जब लिलियो बाद में वो फोटोज देखती है तो वो रिजल्ट से खुश होती है और ओकुमुरा को ये देखकर सुकून मिलता है कि उसका लव फॉर लिलियो साफ झलक रहा है। फिर भी ओकुमुरा के लिए ये अनरियल है कि ये लड़की लिलियो को इतनी डिवोशन से प्यार करती है। रिरिसा फिर से कपड़े बदलने को तैयार होती है और ओकुमुरा उसे थोड़ा प्राइवेसी देने की कोशिश करता है, लेकिन वो बताती है कि उसकी जिप अटक गई है और उसे कपड़े उतारने में उसकी मदद चाहिए। ओकुमुरा जिप खींच देता है और जैसे ही उसे उसके मिलन्स की झलक मिलने वाली होती है, वो बिजली की स्पीड से नजरें फेर लेता है। लेकिन कहानी के देवता अभी खत्म नहीं हुए थे। अचानक कोई चीज उसके पैर में अटकती है और रिरिसा गिरकर सीधा उसकी बाहों में आ जाती है। वो थैंक यू बोलती है, पर साथ ही ये भी बताती है कि उसने एक फाउल बॉल भी पकड़ ली है। ओकुमुरा को लड़खड़ाती हार्टबीट सुनाई देने लगती है, क्योंकि वो कसम खाता है कि ये सब एक्सीडेंट था। रिरिसा मुस्कुराकर कहती है कि कोई बात नहीं और उसे बाहर जाकर थोड़ी देर इंतजार करने को कहती है। ओकुमुरा भागता हुआ वहां से निकल जाता है, जबकि अंदर कपड़े बदलते ही रिरिसा का चेहरा लाल पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसका दिल इतनी तेज धड़क क्यों रहा है। वो घबरा जाती है और जल्दी से घर भागती है ताकि जो भी ब्रेन पैरासाइट उसे लग चुका है उसका इलाज करवा सके। अगले दिन प्रिंसिपल को एक सरप्राइज एडमिशन मिलता है, एक मशहूर मॉडल का। इस मॉडल को ना मांगा पसंद है ना ओकुमुरा का चेहरा। क्लास में जाते ही सारे लड़के उबलते हुए जानवर बन जाते हैं और उसके परफेक्ट बॉडी को देखकर लार टपकाने लगते हैं। बाकी लड़कियां बैकग्राउंड एनपीसी बनकर रह जाती हैं। मकीरी लड़कों से पूछती है कि उनका यहाँ कोई मांगा क्लब है क्या। एक लड़का सोचता है उसकी किस्मत खुलने वाली है, लेकिन मॉडल कहती है कि उसे मांगा से सख्त नफरत है। उधर ओकुमुरा को पिछली रात का स्वर्ग स्पर्श याद आता है और वो भगवान को ही कसूरवार ठहराता है। वो क्लब की तरफ जाता है, उम्मीद करता है कि आज रिरिसा वहां नहीं होगी, लेकिन गुलाबी बालों वाली मेंटल लड़की पहले से ही उसकी राह देख रही होती है। ओकुमुरा का दिमाग सुबह की सारी घटनाओं के फ्लैशबैक में डूब जाता है और माहौल अचानक ऑकवर्ड हो जाता है। रिरिसा कैजुअली बताती है कि आज उनकी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है जो एक फेमस मॉडल है और बहुत क्यूट भी है। ओकुमुरा चौंकता है, ये ऐसी बातें क्यों बोल रही है, लेकिन फिर रिरिसा एक्साइटेड होकर एक्सप्लेन करती है कि ये मॉडल लिलियो की बेस्ट फ्रेंड के रोल में लिटरली परफेक्ट लगेगी। ओकुमुरा फाइनली समझ जाता है, ओह ये लड़की अंदर से पूरा हिडन फ्रीक है।
फिर रिरीसा एक पुराना कैमरा निकालती है जिसे ओकुमुरा तुरंत पहचान लेता है। ये वही कैमरा है जिससे उसका सेनपाई उनके रेगुलर सॉसेज फेस्ट मोमेंट्स कैप्चर करता था। रिरीसा उसे तस्वीरों को प्यार से देखते पकड़ लेती है और सॉफ्टली माफी मांगते हुए पूछती है कि वो क्या करना चाहता है। शॉकिंगली ओकुमुरा खुद सजेस्ट करता है कि वो उसकी कॉस्प्ले फोटोज ले सकता है क्योंकि उसे पिछली बार सच में मजा आया था। ये सुनते ही रिरीसा इतनी खुश हो जाती है कि वो लिटरल रोने लगती है और फिर खुशी में अपने क्लोथ्स उतारने ही वाली थी कि अचानक उसे याद आता है वो अपना पूरा कॉस्प्ले घर भूल आई है क्योंकि टीचर्स आज बैग्स चेक कर रहे थे। लेकिन उसके ब्रेन में एक नया ब्रिलियंट आइडिया फ्लैश होता है। वो सजेस्ट करती है कि वो उसकी स्कूल यूनिफॉर्म में ही प्रैक्टिस शॉट्स ले सकते हैं। एक एम्प्टी क्लासरूम ढूंढकर वो कैमरे के सामने स्टेयर डाउन करती है और तभी ओकुमुरा सोचता है ये लीलियो नहीं है तो मैं इतना टेंस्ड क्यों महसूस कर रहा हूँ। शूट्स शुरू होते हैं। जैसे जैसे वो पोस्ट करती है उसे लगता है कि वो स्मीगल की अगली ट्विन लग रही है। ओकुमुरा मानता है कि वो नॉर्मली भी एवरेज एट बेस्ट है, लेकिन रिलीसा जेन्युइनली अपसेट है क्योंकि वो 2D लाइक नहीं दिख पा रही। फिर उसे एक वाइल्ड आइडिया आता है। वो अपनी यूनिफॉर्म को ही कॉस्प्ले का हिस्सा मानकर मॉडिफाई कर लेती है। चश्मा उतारती है, स्कर्ट छोटी करती है, थोड़ा मेकअप एडजस्ट करती है और खुद को साकुरा की बार्गेन बिन वर्जन में बदल देती है। ओकुमुरा को अपनी डिवोशन टू लिलियो याद आती है और वो खुद से सवाल करने लगता है क्या मुझे बेकार लड़कियों का ही जुनून है। उधर रिरीसा को लगता है कि उसकी पोजिंग बहुत बोरिंग है तो वो अपने पोजेस और भी वियर्ड बना देती है। जब ओकुमुरा की बॉडी से कोई रिएक्शन नहीं आता तो वह सोचती है कि शायद ये क्लासी नहीं है और जैसे ही उसका चश्मा गिरता है वो उसे उठाने झुकती है और ओकुमुरा को मिलन सिटी का HD एरियल व्यू मिल जाता है। वो तुरंत फोटोज लेना शुरू कर देता है। फिर इरीसा वापस उठते हुए गलती से अपना सेट हकार लेती है और ओकुमुरा पर गिर पड़ती है जो पहले कभी प्लेजर हिल्स नहीं गया था। इसके बावजूद रिरीसा खुश है कि उसे एची क्वीन बनने का मौका मिल गया, जबकि ओकुमुरा ओवरलोड होकर वहीं बेहोश हो जाता है। बाद में रिरीसा फोटोज देखती है और उसे महसूस होता है कि उसने कॉस्प्ले वंडरवेयर पहनना भूल गई थी। उसका चेहरा टमाटर से भी ज्यादा लाल हो जाता है और हाँ, दोनों में फर्क होता है। जब अनाउंसमेंट आती है कि रिरीसा को ऑफिस बुलाया गया है, वो परेशान होकर डिमांड करती है कि ओकुमुरा उसकी सारी पिक्चर्स डिलीट कर दे। वो जल्दी से बाहर भागती है, लेकिन ओकुमुरा कुछ फोटो सीक्रेटली बचा लेता है उन यादों के लिए जिनकी उसे हर रात जरूरत पड़ेगी। इसी बीच जैसे ही ओमोरी क्लब बिल्डिंग में कदम रखता है, सारे लड़के तुरंत उसके चारों ओर घेर लेते हैं। पूरी जगह में टेंशन और डेस्परेशन की स्मेल है, जैसे वो बेचारी लड़की चोक होने वाली हो। और तभी एक ट्विस्ट, स्कर्ट पहने हुई दूसरी लड़की गलती से उस पर थोड़ा वाटर स्प्लैश कर देती है। मकारी शर्मिंदा होकर भाग जाती है और उसी समय ओकुमुरा सोचता है कि अब और अकेले रहना काफी हो गया। ओकुमुरा बाहर से कुछ नॉइज सुनता है और देखने जाता है और तभी मकारी मैंगा क्लब में प्रवेश करती है। ओकुमुरा जैसे ही बाहर आता है उसे पता चलता है कि ये वही चाइल्डहुड फ्रेंड है और बस उसके सिग्नेचर बॉडी स्प्रे की फ्रेग्रेंस लेने के लिए उसके आर्म्स में जंप कर जाता है। मकारी स्मेल लेते हुए याद करती है कि कैसे 5 साल पहले उसने ओकुमुरा से पूछा था कि क्या उसे किसी पर क्रश है, और वो छोटा सा बेवकूफ़ तब लिलियो के लिए अपने फीलिंग्स ओपनली डिक्लेयर कर देता है क्योंकि वो उसके साथ कभी गलत नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि मकारी को मैंगा से थोड़ी नफरत थी। फिलहाल बाहर के सिंपर्स उसे ढूंढते रहते हैं, इसलिए ओकुमुरा क्विकली डोर और विंडोज बंद कर देता है ताकि कोई उसे ट्रेटर ना खाए। फिर वो पूछता है कि अचानक उसने हक क्यों किया और मकारी शर्माते हुए कहती है कि वो बस उसे टीज करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ओकुमुरा फिर पूछता है और गीली क्यों है। मकारी टॉपिक बदल देती है और पूछती है कि क्या वो यहीं अपने कपड़े सुखा सकती है, जबकि ओकुमुरा अपनी नज़रें सिर्फ मैंगा पर लगाकर बैठा है। धीरे धीरे वो अपने कपड़ों की हर लेयर उतार देती है। ओकुमुरा पैनिक में बोलता है स्टॉप मैसिंग अराउंड, अंडरवेयर पहन कर रहो। लेकिन जब मकारी कहती है कि वो देख सकता है तो उसकी नज़र उसके बी कप पर चली जाती है। जब ओकुमुरा घबराता है तो मकारी सोफा पर लेट जाती है, थोड़ी झपकी लेने की उम्मीद में, और पूछती है चलोगे मेरे साथ। मकारी क्लियरली टीज करने में मजा ले रही है और पूछती है तो मुझे क्यूट लगता हूँ ना। जब ओकुमुरा कहता है कि वो हमेशा से क्यूट रही है तो वो ब्लश होकर कहती है अब मैं और भी ज़्यादा क्यूट हूँ क्योंकि मैं एक फेमस मॉडल हूँ। जैसे ही वो अपनी पिकटेल से खेलती है ओकुमुरा बोलता है तुम बिल्कुल पहले वाली छोटी बच्ची जैसी हो, जिससे वो थोड़ी नाराज़ हो जाती है। ओकुमुरा शौक में अपना लिलियो मैंगा गिरा देता है और वो उस पर तब तक फिसलती रहती है जब तक कि वो उसके आउटर चेस्ट के ठीक ऊपर न पहुंच जाए। जब वो जाने की कोशिश करता है तो मकारी उसे कसकर पकड़ लेती है, जिससे उसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। वो थोड़ी देर और वहीं रहने के लिए कहती है, इसलिए ओकुमुरा अपनी जैकेट उतारने लगता है, जिससे मकारी दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाती है क्योंकि वो इतनी दूर जाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ओकुमुरा बस उसे ढक देता है ताकि उसे सर्दी ना लगे और वो अपने लिलियो मैंगा से माफ़ी मांगता है। मकारी को कभी भी बिना किसी शब्द की बदसूरत नहीं कहा गया था, इसलिए वो हार मानकर अपने कपड़े वापस पहन लेती है। फिर वो पूछती है कि क्या उसे किसी पर क्रश है, और हालांकि उसके दिमाग में सबसे पहले रूरिसा का नाम आता है। वो दावा करता है कि वो लिलियो को कभी धोखा नहीं देगा और खुद को यकीन दिलाता है कि रूरिसा सिर्फ उसके कॉस्प्ले की वजह से आई है। मकारी को एहसास होता है कि वो अभी भी वैसा ही है और वो कहती है कि वो उससे नफरत करती है।
बाद में वो छत पर बैठ जाती है और सोचती है कि वो सीधे क्यों नहीं बता देती कि उसने उसे मिल गई है। उसे याद आता है कि कैसे पहली बार उसे एक मॉडल के रूप में चुना गया था और उसने सोचा कि अगर बाकी सब भी उसे पसंद करेंगे तो ओकुमुरा भी उसे पसंद करेगा। उसका मैनेजर तक यहाँ तक पूछता है कि जब वो किसी को भी पा सकती है तो उसे ऐसे घटिया इंसान पर क्रश क्यों है। लेकिन मकारी को याद आता है कि कैसे ओकुमुरा ने उसे कुछ गुंडों से बचाया था जिन्हें लगता था कि उसके बाल जिंदा रकून जैसे हैं। इसी वजह से वो उसके फेवरेट मैंगा में शामिल हो गई और लीलियो जैसा दिखने के लिए अपने बालों को स्टाइल कर लिया। जब वो पार्क लौटती है तो उसने उसे अपने साथ खेलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसने मैंगा का जिक्र नहीं किया तब तक उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। बाकी लड़के छोटी उम्र में ही उस पर फिदा हो गए थे और ओकुमुरा ही अकेला था जिसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसे एक लाल मच्छी से प्यार हो गया। यही वजह थी कि उसने तय किया कि वो उसे दूसरी दिमाग वाली 3D लड़कियों की तरह धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि वो सिर्फ एक फरिश्ते पर भरोसा करती है। वो उसके लिए एक लड़की बनने का इरादा करती है और कड़ी मेहनत करती है ताकि आखिरकार वो उस पर ध्यान दे। मकारी को यकीन नहीं हो रहा कि वो उन लाड ड्रिपिंग सिंपल लोगों से कुछ बेहतर नहीं है, सिवाय इसके कि उसकी शादी एक दुखी अकेले आदमी के लिए है जो शायद किसी कार्डबोर्ड कटआउट से शादी कर ले। अचानक उसकी नज़र छत से महंगा क्लब पर पड़ती है और वो एक लड़की को उसकी तरफ आते हुए देखती है। रूरिसा अपने कपड़े उतारने लगती है जबकि ओकुमुरा विंडोज़ बंद कर देता है, जिससे मकारी जांच करने के लिए नीचे दौड़ती है। जब वो पहुंचती है तो ओकुमुरा को एक 3D लड़की के साथ देखकर उसकी आंखें भर आती है और वो उसे झूठा और धोखेबाज कहती है। हालांकि रूरिसा उसके पास आकर पूछती है कि क्या वो उसके कॉस्प्ले में शामिल होगी, जिससे वो चौंक जाती है। मकारी जब दीवार पर लगे पोस्टर्स को देखती है और रूरिसा की तरफ देखती है तो उसे आश्चर्य होता है कि क्या लिलियो रियल है। रूरिसा मकारी को कॉस्प्ले की सारी बातें समझाती है, जिससे वो सोचती है कि ये ओकुमुरा के सर्च हिस्ट्री के बाद उसकी सबसे अजीबोगरीब हरकत है। वो ये सोचकर हैरान है कि रूरिसा को ज़रा भी शर्म नहीं आती, लेकिन ओकुमुरा को हैरानी होती है जब रूरिसा कहती है कि उसे शर्मिंदगी तो महसूस होती है, लेकिन लिलियो के लिए उसका प्यार उसकी शर्म से ज़्यादा है। मकारी तब तक नहीं मानती जब तक उसे ओकुमुरा का बेवकूफ़ चेहरा नहीं दिख जाता और उसे एहसास नहीं होता कि लिलियो ही उसके दिल तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। रूरिसा उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ कॉस्प्ले करना चाहेगी, जिस पर ओकुमुरा उसे चेतावनी देता है कि अपनी उम्मीदें ना बढ़ाए, लेकिन उसे हैरानी होती है कि मकारी बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाती है। जाहिर है रूरिसा अकेली नहीं है जो अपने प्यार के लिए अजीबोगरीब हदें पार करती है। मकारी को याद आता है कि कैसे ओकुमुरा अपने क्रश के बारे में सवाल का जवाब देने से पहले रुका था, मतलब सबसे बेवकूफ़ भी कॉस्प्ले लिलियो के प्यार में पड़ सकता है। जब रूरिसा मकारी को बताती है कि वो मुरिएला के रूप में कॉस्प्ले करेगी तो मकारी पूछती है कि उसे तीसरे पहिए की सबसे अच्छी दोस्त क्यों बनना पड़ा, जबकि ओकुमुरा इम्प्रेस्ड होता है कि वो अभी भी महंगा पड़ती है। मकारी रूरिसा को व्हाइट बोर्ड के पीछे घसीटकर लिलियो का किरदार निभाने पर जोर देती है, क्योंकि ओकुमुरा को लिलियो ही पसंद है, लेकिन रूरिसा इतनी नासमझ है कि उसे समझ नहीं आता क्यों। मकारी को एहसास होता है कि वो अपनी फीलिंग्स ओपनली नहीं दिखा सकती, इसलिए वो बस लिलियो से बहुत प्यार करने का दावा करती है। चूँकि यही मकारी का एकमात्र पासवर्ड है तो ये उसके शरीर से लिलियो पोशाक खोल देता है। सबसे पहले मकारी के बाल हवा में घूम रहे होते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड ट्रांसलेशन आता है तो उसका पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। मकारी जब उस लड़की के मिल्क जग को देखती है तो अचानक वो बहुत ही हम्बल हो जाती है और डिसाइड कर लेती है कि वो तीसरे व्हील की सबसे बेस्ट फ्रेंड बनकर ही रहेगी। एक्सेप्टेंस के लिए मकारी ओकुमुरा से पूछती है कि क्या उसे म्यूरेला पसंद है, लेकिन ओकुमुरा उस डीप गीक आउट सेशन के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था जिसमें एक्सप्लेन किया जाता कि क्यों डंप ट्रक्स के साथ फ्लैट चेस्ट एक्सेप्टेबल है। अनफॉर्चुनेटली ओकुमुरा अभी भी लॉयल है लिलियो के प्रति और म्यूरेला सिर्फ एक सिस्टर की तरह देखता है। मकारी बेचैन है और अलाबामा वाला रास्ता अपनाने के मूड में है तो रूरिसा वॉलंटियर करती है कि वो उसकी कॉस्ट्यूम के लिए मेजरमेंट्स ले लेगी। मकारी पूछती है कि क्या इसे बनाने में 1 मंथ लगेगा और रूरिसा उसे अश्योर करती है कि वो उसी रात काम पूरा कर लेगी। अगली सुबह मकारी मांगा क्लब जाती है और रूरिसा अपने नॉर्मल सेल्फ में होती है और कुछ एक्स्ट्रा मेजरमेंट्स लेने के लिए कहती है। ओकुमुरा सहजता से बताता है कि रूरिसा पूरी रात अवेक रही थी, इसलिए उसकी आंखों के नीचे की बैग्स उसकी मैडनेस से भी ज़्यादा गहरी हैं। रूरिसा धीरे धीरे बड़बड़ाने लगती है कि एग्जैक्ट डिटेल्स कितना इंपॉर्टेंट है और मकारी बस सोचती रहती है सीरियसली किसे परवाह है। और यहाँ से प्लॉट कुछ और इंटरेस्टिंग हो जाता है। रूरिसा अपने कॉस्प्ले को पूरी तरह रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करती है। मकारी को ये समझ आता है कि लिलियो के लिए उसका प्यार कोई जोक नहीं है। अगर वो थोड़ा लेस फ्रैंटिक होता तो शायद थोड़ा इंप्रेसिव भी लगता। फाइनली रूरिसा अपनी कॉस्ट्यूम तैयार कर लेती है। मकारी जब उस लॉन्ग शूलेस को देखती है जिसे रूरिसा अपना आउटफिट कहती है तो ऑलमोस्ट लूज हर माइंड। ओकुमुरा रिमाइंड करता है कि ये उसकी स्क्वाड यूनिफॉर्म है, लेकिन मकारी खुद को रोक नहीं पाती कि वो ये मत सोचे कि ये ऑलमोस्ट नेकेड होने जैसा है। रूरिसा की कॉस्ट्यूम को देखकर भी मकारी को उतना ही वियर्ड लगता है, लेकिन जब रूरिसा कहती है कि वो बिना हेजिटेशन इसे पहनेगी तो मकारी डिसाइड कर लेती है कि वो हार नहीं सकती और अपनी इनर कासो को कॉल करती है। लेटर ओकुमुरा थोड़ी दूर हट जाता है, लेकिन इससे वो रूरिसा के क्लोथ्स चेंज होने की फुल इन्फो सुनने से रोक नहीं पाता। रूरिसा के वाटर ऑब्सेशन और मकारी की जेलसी को देखते हुए मकारी को सरप्राइज नहीं होता कि रूरिसा के पास कोई फ्रेंड नहीं है।
ओकुमुरा क्वाइटली टॉर्चर सहता है, गर्ल्स अपने हेयर और मेकअप फाइनल करती हैं और फिर अपने डेब्यू के लिए रेडी हो जाती हैं। मकारी गैरली अपना रिफ्लेक्शन पहचान पाती है, लेकिन उम्मीद करती है कि ओकुमुरा एटलीस्ट उसकी टीनेज डिस्पेयर की स्मेल पहचान लेगा क्योंकि उसने एक्स्ट्रा बॉडी स्प्रे यूज़ किया है। जब लड़कियां रेडी हो जाती हैं और बाहर आती हैं, ओकुमुरा फाइनली देख पाता है और जब वो टर्न्स करता है तो उसे मकारी का फेस ऐसा चमकता हुआ दिखता है जैसे कोई फ्लेवरफुल शैम्पू कमर्शियल। उसके वर्जिन माइंड पर 2 हिट्स लगते हैं और वो ऑलमोस्ट एक्सप्लोड हो जाता है। ओकुमुरा तुरंत कहता है कि मकारी बिल्कुल म्यूरेला जैसी दिखती है और मकारी को लगता है कि उसके सारे ड्रीम्स सच हो रहे हैं। लेकिन जब वो ओकुमुरा को लिलियो के लिए छोड़ देता है तो सब सडनली बैड ड्रीम्स में बदल जाते हैं। यही मोमेंट है जब मकारी को रियलाइज़ होता है कि भले ही उसने कभी मांगा का फ़ैन नहीं रही, लेकिन हमेशा से उसे म्यूरेला पसंद थी। एग्जैक्टली उसकी तरह म्यूरेला भी एक लॉस्ट थर्ड व्हील थी जो एक ऐसे इडियट के पीछे थी जो एक गोल्डन विग और चेस्ट के आगे कुछ भी नहीं देख सकता था। वो चिल्लाती है कि वो उसे देख क्यों नहीं रहा, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे सॉक्स वॉशिंग के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन उसे हमेशा इग्नोर किया जाता है। मकारी खुद को बिल्कुल उसी तरह फील करती है, इसलिए वो लाउडली पूछती है कि वो उसकी तरफ देख क्यों नहीं रहा, लेकिन इडियट बस समझता है कि वो अपने कैरेक्टर में अब्जॉर्ब्ड है और उसकी एक्टिंग की तारीफ करता है। मकारी जो भी कैच कर सकती है ले लेती है। जब उसे याद आता है कि ओकुमुरा को म्यूरेला का सदन पोल पसंद है तो वो पूछती है कि क्या उसका भी काम कर रहा है। ओकुमुरा लाउडली सिम्पसन स्टाइल रिएक्ट करता है तो मकारी उसकी मिल्क पीती है और पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करती है। और फाइनली ओकुमुरा आसानी से कन्फेस कर देता है और मकारी के 10 साल का इंतजार का मोमेंट अराइव हो जाता है। हालांकि जब वो सोचती है तो थोड़ा पैथेटिक लगता है, लेकिन नाइट में आने में रिकैप देखने जैसा फीलिंग आता है। बाद में मरीसा सोचती है कि वो कौन से पोजेज आजमाएंगे और भले ही मकारी का कॉन्ट्रैक्ट अलाउ ना करे वो फिर भी डिसाइड करती है कि वो ऐसा करेगी। बैकग्राउंड सेटअप के बाद मरीसा मकारी से कहती है कि वो पीछे हट सकती है और वो शाय हो जाती है, लेकिन मकारी फिर से रूलिसा के ड्रेसेस पर नज़र डालता है और कहता है एब्सोल्युटली नॉट। मकारी आगे बढ़ता है और ओकुमुरा को रियलाइज़ होता है कि वो कितनी ट्रिकी सिचुएशन में है और अपनी स्टिक को आगे नहीं बढ़ा सकता। वो अपनी बुक से एक पेज निकालता है, प्रिटेंड करता है कि पुरुष कैरेक्टर एशवर्ड है और अपनी होली स्वर्ड शीट में रखता है। उनका पहला पोज है लिलियो का म्यूरेला के हिल्स ऑफ जॉय पर हैंड रखकर उसे फिक्स करना। रूरिसा मकारी को बताते हैं कि वो अंदर जाने वाली है और ओकुमुरा पूरी कोशिश करता है कि अपनी नोज ब्लीड को रोक सके। मकारी का ध्यान ब्रेक होता है और जब लिलियो उसके ग्रेप सीड्स को टच करती है तो वो गलती से क्लाइमैक्स फेस बना लेती है। रूरिसा उसे इतना रियलिस्टिक बनाने के लिए प्रेस करती है। मकारी सोचती है व्हाट द हेक इज हैपनिंग, तभी ओकुमुरा बीच में आता है और अश्योर करता है कि वो अच्छा कर रही है। मकारी एम्बैरेस्ड हो जाती है कि उसने अभी देखा, लेकिन लिलियो उसे बताती है कि अब समय है कि वो अपना थेरेप्यूटिक इंजेक्शन स्टार्ट करे। ओकुमुरा अब तक मुश्किल से अपनी पैंट्स में रिस्ट्रेंट रख पाया था, इसलिए जब मकारी रूरिसा के हिल्स ऑफ जॉय पर हैंड रखती है तो वो खुद को रोक नहीं पाता। मकारी चाहती है कि वो उसके लिए भी ऐसे ही ब्लड शेड करे, इसलिए वो इंसिस्ट करती है कि लिलियो उसे बेटर ट्रीटमेंट दे, लेकिन वो स्टंबल करती है और लिलियो के आउटफिट में फंस जाती है। ओकुमुरा प्लॉट के गॉड्स की हंसी सुनता है जब रूरिसा कहती है कि वो उसे ट्रैप से बचाए। मकारी को पैलेस से जंप करने का थॉट पसंद नहीं आता, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि कोई ऑप्शन नहीं है। ओकुमुरा को विश्वास नहीं होता कि ये सब हो रहा है और वो प्रिटेंड करता है कि वो सैंडबैग है, लेकिन हेवनली फीलिंग अनअवॉइडेबल है। अभी भी वो उन्हें अनलॉक नहीं कर पा रहा तो उसका लास्ट ऑप्शन रहता है शूलेस को फ्री करना। ओकुमुरा अपने लास्ट मोमेंट्स में एशवर्ड को प्रेस करता है कि उसने अपनी फॉली स्वर्ड शीट में इतने लंबे समय तक रखी। फाइनली ओनली फैंस प्रोडक्शन टीम म्यूरेला की बैक स्टोरी डिस्कस करती है, जिससे ओकुमुरा एक्साइटेड हो जाता है कि मकारी भी उसकी तरह हार्डकोर ओटाकू है। मकारी डिनाई करती है जब तक उसे रियलाइज नहीं होता कि उसे उसके बारे में बात करना कितना पसंद है, और वो समझ जाती है कि उसने कभी सच में उन चीज़ों को पसंद करना ट्राई ही नहीं किया जो उसे पसंद थी। और पूरे टाइम ओकुमुरा बस खुश होता है कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड भी वही मांगा पसंद करता है जो उसे पसंद है। रूरिसा को सडनली पता चलता है कि वे कितना मजा ले रहे हैं और उसके फेस पर थोड़ा सैडनेस आ जाता है। इसलिए वो मकारी का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसके कॉस्प्ले आउटफिट में मदद की, लेकिन मकारी उसे बताती है कि उसके मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वे तस्वीरें इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी समय रूरिसा का ब्लड शुगर अचानक लो हो जाता है, लेकिन मकारी कहती है कि वो समझ सकती है कि उन्हें कॉस्प्ले इतना पसंद क्यों है और उसे इसे दोबारा करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, रूरिसा को एहसास होता है कि उसके पास अभी भी अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ने का टाइम है, इसलिए उसकी कोई टेंशन नहीं होती। उसके जाने के बाद रूरिसा सोचती है कि आखिर अपच के अलावा और क्या था, लेकिन ओकुमुरा उसे इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकाल देता है। फिर वो सजेस्ट करती है कि अब वे फाइनली कॉस्ट्यूम के लिए फोटोज इकट्ठा करें और अगले इवेंट में उन्हें बेच दें। चूंकि वो पहले ही कॉस्ट्यूम के लिए साइन अप कर चुकी है, इसलिए उन्हें इसे कंप्लीट करने के लिए लगभग 1 वीक का टाइम मिलता है। ओकुमुरा एडिटिंग में हेल्प करने की ऑफर देता है और भले ही रूरिसा उसे अश्योर करती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो कहता है कि वे मिलकर काम करेंगे क्योंकि उसने वही प्रॉमिस किया था। वैसे भी उसे ये प्रोसेस बहुत इंजॉयबल लगता है। उस रात वे स्कूल की क्लीनिंग से क्लेवरली बच निकलते हैं और नाइट लॉन्ग क्लब सेशन में काम करना शुरू कर देते हैं। वे स्टार्ट करते हैं और रूरिसा ओकुमुरा को सब कुछ गाइड करती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हर 500 फोटोज लेने में बहुत टाइम लगेगा। रूरिसा थोड़ी पैनिक करती है, सोचकर कि उन्हें जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए था। तब ओकुमुरा उसका हाथ पकड़ता है और अश्योर करता है कि वे मिलकर मैनेज कर सकते हैं।
तभी सिक्योरिटी गार्ड अचानक रूम में किसी को बुलाने के लिए आवाज़ लगाता है। ओकुमुरा तुरंत उसे वॉल से चिपका देता है और कहता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो खुद सरेंडर करेगा। थैंकफुली गार्ड को अपने स्मॉल पेचेक की याद आ जाती है और वो चला जाता है। अब ओकुमुरा कहता है कि अब वे सेफ हैं। हालांकि रुरीसा तब तक फ्रोजन रहती है जब तक उसे रियलाइज़ नहीं होता कि अब वो अलोन नहीं है, और फिर वो काम में लग जाती है। एक वीक बाद दोनों बिल्कुल ऐसे दिखते हैं जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स की वर्ल्ड से क्रॉल करके आए हों, लेकिन फाइनली काम पूरा हो जाता है। हालांकि जब मकारी को पता चलता है कि वे पूरी रात अवेक रहे और साथ में एक इवेंट में जा रहे हैं, तो वो तुरंत सामने आ जाती है और पूछती है कि उसे ओकुमुरा के बारे में कैसा फील हो रहा है। इस बीच ओकुमुरा सोचता है कि क्या इस आउटिंग को डेट माना जाएगा। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक क्लब इवेंट है, लेकिन उसे चिंता नहीं होती कि उसने क्या पहना है। ऐसा लगता है कि रुरीसा ने अपने आउटफिट के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रखा होगा, लेकिन असल में उसने अपना कमरा तहस नहस कर दिया था परफेक्ट कॉस्प्ले ढूंढने के लिए। अब रुरीसा को मकारी का जवाब देना है, इसलिए वो कहती है कि ओकुमुरा बहुत हेल्पफुल है, थोड़े बहुत एशफोर्ड जैसा, लेकिन मकारी बताती है कि वो असल में कह रही है कि उसे ओकुमुरा पसंद है। रुरीसा सोचती है कि क्या वो सच में उस बेवकूफ़ रिया के प्यार में पड़ रही थी जब वो आउटफिट ढूंढ रही थी, और उसे समझ नहीं आता कि वो इतनी एम्बैरेस्ड क्यों है। बाद में ओकुमुरा रेलवे स्टेशन पहुंचता है और अपने क्लोथ्स लेकर एंग्शियस होता है क्योंकि उसे लगता है कि रुरीसा सिंपल दिखेगी। लेकिन जब वो पहुंचती है, ओकुमुरा को विश्वास नहीं होता कि वो बिना ग्लासेस के कितनी हॉट लग रही है, और वो ब्लश हो जाता है। रुरीसा को वियर्ड दिखने की चिंता होती है, लेकिन ओकुमुरा उसकी तारीफ करता है और हैरान होता है कि उसमें इतनी फैशन सेंस है। वेल, वो पहले ऐसा नहीं करती थी। ऑनलाइन बिजार आउटफिट्स देखने के बाद उसने सबसे स्मार्ट मूव किया और मकारी को हेल्प के लिए बुलाया। नेक्स्ट डे मकारी हेल्प के लिए रेडी हो जाती है और उसे ऐसा आउटफिट पहनाती है जिससे वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसी लग रही थी। जब रुरीसा उसकी हेल्प के लिए धन्यवाद करती है, मकारी जोर देती है कि आखिरकार रुरीसा ने ही उसके लिए आउटफिट बनाया था। अब ट्रेन में सिर्फ रुरीसा और ओकुमुरा हैं, इसलिए ओकुमुरा सजेस्ट करता है कि वे इवेंट में जाने से पहले थोड़ा समय साथ में बिताएं। ओकुमुरा के काम रहने के बावजूद रुरीसा सोचती है कि वो ओवर थिंकिंग कर रही है, लेकिन सच में ओकुमुरा के पल्स पर बस एक और ब्लड क्लॉट का फर्क है। अब जब दोनों रेडी हैं, वे बिल्कुल एक कपल की तरह दिखते हैं, और वो कोशिश करता है कि रुरीसा के डेब्यू के टेंशन के बावजूद एटमॉस्फेयर थोड़ा कंफर्टेबल रहे। एक ओटाकू की तरह वो डेटिंग सिम्स के टॉपिक्स जैसे मौसम पर कॉन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्रिपेयर्ड नहीं था कि रुरीसा इस बारे में कुछ एसेंशियल कहेगी। वे फिर कोशिश करता है और पूछता है कि क्या वो कहीं घूमना चाहती है, लेकिन जब वे गेम स्टोर पहुंचते हैं तो वो अभी तक ओपन नहीं होता। वे आगे कैरो के बारे में जाते हैं, लेकिन वो भी बंद हो चुका होता है। ओकुमुरा देख सकता है कि रुरीसा थोड़ी सैड दिख रही है, इसलिए वे आगे एक मांगा कैफे में जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई अवेलेबल रूम नहीं होता। फाइनली वो उसे रोकती है और बताती है कि हाई हील्स पहन के घूमने से उसके फीट में पेन हो रहा है। जब ओकुमुरा ये चेक करता है कि वे ठीक हैं या नहीं, तो उसे रियलाइज़ होता है कि बिना देखे ड्रैग करना उसकी मिस्टेक थी। वो दोनों वहीं क्वाइटली बैठे रहते हैं जब तक कि रुरीसा लास्ट नाइट ब्रॉडकास्ट हुए लीलियो के एक स्पिन ऑफ एपिसोड के बारे में नहीं बताती। वे जल्दी ही अपनी टेंशन भूल जाते हैं और लीलियो के साथ फिर से इमर्ज्ड हो जाते हैं, जिससे रुरीसा खुश हो जाती है। ओकुमुरा अपोलोजाइज करता है कि उसने उसकी प्रॉपर केयर नहीं की, लेकिन वो जिद करती है कि जब भी वे साथ होते हैं वो हमेशा एंजॉय करती है। ओकुमुरा रियलाइज करता है कि अगर 3D गर्ल्स रुरीसा जैसी हों तो शायद इतनी बुरी ना हो, लेकिन फिर वो समझता है कि ये सिर्फ उसकी 3D फ्लैस्टिक की सोच है। रुरीसा को रियलाइज होता है कि इवेंट का टाइम करीब है, इसलिए वे हॉल में प्रिपरेशन के लिए जाते हैं। ओकुमुरा साइज देखकर थोड़े डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन जब रुरीसा उससे अश्योर करती है कि ये बड़े इवेंट्स में से एक है तो वो नर्वस हो जाता है। जब वे अपने बूथ पर पहुंचते हैं, ओकुमुरा सजेस्ट करता है कि वे अपना सामान अरेंज करें। तब तक रुरीसा बताती है कि उनके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि वो कवर या पोस्टर प्रिंट करना ही भूल गई। ओकुमुरा अपनी ब्लिंक कंट्रोल करने की कोशिश करता है जब रुरीसा अपने मेबर के कॉस्मोस की ओर पॉइंट करती है, जो उनके एम्प्टी कवर्स के उलट बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया गया लगता है। और भी वर्स, उसने डीवीडी पर ऐसे टाइटल्स लिखे हैं जिससे वे नेबर से भी सस्पिशियस लग रहे हैं। माजिनो उनका ग्रीटिंग करने के लिए आगे बढ़ता है और रुरीसा उसे नए कैरेक्टर कॉस्प्ले में देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। माजिनो पूछता है कि वे क्या बेच रहे हैं, तो रुरीसा बताती है कि वे नए हैं इसलिए बहुत सारा सामान भूल गए। जब रुरीसा कहती है कि ये लिलियो का कॉस्प्ले है, तो माजिनो उसकी पुरानी पसंद देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है और एडवाइस देता है कि अगर वो करंट कैरेक्टर्स का कॉस्प्ले नहीं करेगी तो उसे ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलेगा। हालांकि माजिनो उसे रियश्योर करता है कि हर किसी का फर्स्ट एक्सपीरियंस हमेशा थोड़ा रफ होता है, लेकिन अगर वो एक अच्छी सेल्स वुमन है तो वो इसे डेफिनेटली कामयाब बना सकती है। ओकुमुरा रुरीसा से पूछता है कि उसने अपनी आउटफिट इसलिए क्यों लाई है, ताकि लोगों को कम से कम पता तो चले कि वे क्या बेच रहे हैं। लेकिन रुरीसा खुद को प्रमोट करने की कोशिश करना चाहती है क्योंकि उसे दूसरे कॉस्प्लेयर से थोड़ा डर लगता है। हालांकि ओकुमुरा उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि उसका कॉस्प्ले मिल्सन के शूज से भी ज्यादा प्यारा है, फिर भी रुरीसा खुद को थोड़ा लो फील करती रहती है। प्रोग्राम ऑफिशियली शुरू होता है और एटमॉस्फेयर पूरी तरह शोरगुल और केओस से भर जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जैसे कि तुम्हारे जैसे एंथुजियास्ट अपने नेक्स्ट वॉकिंग एल्बम्स के लिए इधर उधर घूम रहे होते हैं। ओकुमुरा रुरीसा के बूथ पर कोई बड़ी क्राउड नहीं है, जबकि माजिनो की टिकट्स ऐसे लग रही थी जैसे टेलर स्विफ्ट के टिकट्स हो जैसे सेल हो रही हों।
मजीनो और उनकी असिस्टेंट रूरिसा को इनकरेज करती हैं कि वो पोस्टर गर्ल बने और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करें, लेकिन उन्हें जल्दी पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर से नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें बेसिकली ओटाकू ग्रेड मिल जाता है। फाइनली एक कस्टमर बूथ पर आता है। जब रूरिसा बताती है कि ये लिलियो का कॉस्प्ले है तो वो थोड़ा हेजिटेंट हो जाता है। ओकुमुरा को अचानक एहसास होता है कि अगर कस्टमर आया तो उसे रूरिसा की नोजब्लीड वाली कंटेंट देखने को मिल सकती है और ये विचार उसे अनकंफर्टेबल कर देता है। जब कस्टमर तेजी से चला जाता है तो उसे थोड़ी रिलीफ मिलती है और वो सीक्रेटली होप करता है कि कोई उनसे खरीदारी ना करे। तभी एक और कस्टमर आता है और पूछता है कि क्या रूरिसा कॉस्मोस में है। रूरिसा कंफर्म करती है, लेकिन जब आदमी पूछता है कि क्या पैंटी शॉर्ट्स भी हैं तो ओकुमुरा अजीब तरह से डिफेंसिव हो जाता है। रूरिसा उसे समझाती है कि ये प्रो वॉक इन फोटोग्राफी शूट नहीं था। फिर वो आदमी थोड़ा रूड होकर कहता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है और चला जाता है। ओकुमुरा पूछता है कि क्या फोटोज में वाकई नोजब्लीड वाली कंटेंट नहीं है, तो रूरिसा बताती है कि वो कोई सॉफ्ट कोर कंटेंट नहीं बेच सकती क्योंकि वो अभी मैच्योर नहीं हुई है। ओकुमुरा की दुनिया लिटरली स्पिन करने लगती है जब वो पूछता है कि इतने दिनों से उसकी नोज से ब्लड क्यों बह रहा था। रूरिसा बताती है कि ये सिर्फ उसके लिए था। ओकुमुरा को थोड़ी रिलीफ मिलती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो रियली में एक जेलस बॉयफ्रेंड कैटेगरी में आ गया है। सडनली रूरिसा सजेस्ट करती है कि वे अपना सामान पैक कर दें क्योंकि कोई भी कम इंटरेस्ट वाली एंशिएंट कॉस्प्ले नहीं खरीदेगा। ओकुमुरा को एहसास होता है कि वो थोड़ा यूजलेस पार्टनर रहा है और वो रूरिसा से कहता है कि वो उसकी लिलियो आउटफिट पहन ले। फिर वो ब्लश होकर माफी मांगता है कि उसने लिलियो की कंटेंट अपने पास रखी, लेकिन चूंकि उसका सपना है कि हर कोई उसकी लिलियो कॉस्प्ले देखे, वो इंसिस्ट करता है कि वो उसकी हेल्प करे। रूरिसा थोड़ा नर्वस होती है कि उसका कॉस्प्ले अच्छा नहीं होगा, तो ओकुमुरा उसे रियश्योर करता है कि उसका कॉस्प्ले वर्ल्ड्स क्यूटेस्ट कॉस्प्ले है। वो इवन मानता है कि उसे लग रहा था जैसे लिलियो सच में रियल हो। इससे पहले कि रूरिसा समझ पाती कि ये किस तरह का कन्फेशन था, ओकुमुरा उसे चेंजिंग रूम में ले जाता है। प्रोग्राम खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए रूरिसा प्रॉमिस करती है कि वो जल्द से जल्द आउटफिट बदल लेगी। ओकुमुरा जैसे एक फ्यूचर डैड की तरह बाहर टहल रहा था, तभी अचानक उसे विमेंस चेंजिंग रूम से कुछ गहरी आवाजें सुनाई दी। वहां वो उन पुरुषों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वे भी असल में विमेन हैं। अपनी गलती के लिए ओकुमुरा माफी मांगता है, लेकिन लड़कियां उसे रीअश्योर करती हैं और इतना जोर से कि ओकुमुरा सोचने लगता है कि वो किस टीम के लिए खेल रहा है। इंतजार करते हुए ओकुमुरा माजिनो के फोटो शूट पर नजर डालता है, जिस पर काफी अटेंशन है, लेकिन वो 2 फोटोग्राफर्स को इस साल के कॉस्प्ले की बोर्डम पर कंप्लेन करते हुए सुनता है। इसी बीच मरीसा चेंजिंग रूम पहुंचती है और सीन देखकर थोड़ा शॉक रह जाती है। हालांकि ज्यादातर लोग ऑलरेडी अपनी आउटफिट्स बदल रहे होते हैं। मरीसा एक स्पॉट ढूंढती और रेडी होने लगती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने विग कैप और ढेर सारा सामान पैक करना भूल गया है। इस कियोस्क के बीच वो लिलियो बनने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। अचानक लड़कियों में से एक उसके पास आती है और विग कैप देती है, जिससे वो थोड़ा स्टार्टल्ड हो जाती है। कुछ ही सेकंड्स में मददगार ओटाको उसका एक ग्रुप उसे घेर लेता है, पूछता है कि उसे क्या चाहिए और उसका इनकरेज करता है क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था। उनकी मदद की वजह से वो आउटफिट पहन पाती है और जब लड़कियों को पता चलता है कि उसने खुद कॉस्ट्यूम बनाया तो वे काफ़ी इम्प्रेस्ड होती हैं। मरीसा पूछती है कि क्या वे अपना सारा सामान वापस चाहती हैं, तो लड़कियां समझाती हैं कि हर किसी को किसी न किसी पॉइंट पर दूसरों से हेल्प मिली थी, इसलिए उसे फ्यूचर में किसी का एहसान रीपे करना चाहिए। लड़कियों में से एक उसे उसके पहले इवेंट से पहचान लेती है और फाइनली उसे वापस आते हुए हैप्पी होती है। जब मरीसा को पता चलता है कि फोटो बूथ जल्द ही क्लोज होने वाला है, वो फ्लिप करके लड़कियों को फ्लैश दिखाती है, जिससे वे इंसिस्ट करती है कि वो बिना कवर बाहर ना जाए। उसकी पुरानी दोस्त अपना पेटीकोट उतार देती है और रूरिसा आखिरकार उसे फाइनल टच देती है, जिससे लड़कियां ब्लश कर जाती हैं। बाहर निकलते समय मरीसा कॉस्प्ले करने वाले लड़के से टकराती है, जो बताता है कि ओकुमुरा कितना वरीड था और उसने बताया कि वो एक रियली गुड पार्टनर है। बाहर ओकुमुरा रूरिसा का डेब्यू का इंतजार कर रहा है और ठीक टाइम पर रूरिसा चेस्ट फॉरवर्ड बाहर आती है और एशफर्ड को कॉल करती है। जैसे ही सबका जॉ ड्रॉप होता है और क्राउड अमेज्ड होती है, रूरिसा थोड़ा नर्वस होकर ओकुमुरा की ओर दौड़ती है। मजिनो का असिस्टेंट उसे एंथुसियास्टिक फैनबॉय बनाता है क्योंकि वो लिलियो के लिए अपने फर्स्ट लव को रीइग्नाइट करता है। हालांकि ओकुमुरा अपने पैंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि मजिनो उसे नोटिस न करे। दोनों लगभग पहले के कस्टमर्स की गलतियों पर हंसने लगते हैं, जबकि दूसरे मैन अपनी यूबर अटेम्प्ट्स कैंसिल कर देते हैं। ओकुमुरा रूरिसा कंफ्यूज है कि आगे क्या करना है, लेकिन जब रूरिसा फोटोशूट के लिए स्पॉट ढूंढती है तो थर्स्टी गाइस की क्राउड उस पर स्नीक अटैक करने लगती है। मजिनो अपने फोटोग्राफर से पूछती है कि क्या वो उसकी फोटोज लेना चाहेगा, लेकिन वो हेजिटेट करते हुए इमोशनल हो जाता है। मजिनो से वहाँ किक देकर अपना काम कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट करती है, इसलिए वो अपने फेलो कॉस्प्ले वेटरन्स को गाइड करती है और उन्हें हाफ सर्कल बनाकर अरेंज करती है। ओकुमुरा उसकी हेल्प के लिए धन्यवाद करता है, लेकिन वो आदमी सिर्फ बेस्ट स्पॉट से शूट करना चाहता था। रूरिसा उन्हें थैंक यू कहने के लिए बो करती है और कैमरास क्लिक करने लगते हैं। ओकुमुरा नर्वस होता है, लेकिन रूरिसा पोज देना शुरू कर देती है। अफसोस की बात यह है कि ओकुमुरा उन क्रूड गाइस के बीच से निकल नहीं पाता, जबकि रूरिसा उन सारी रिक्वेस्ट से ओवरवेल्म्ड हो जाती है और आखिरकार स्टंबल कर जाती है। शुक्र है कि बोरोड अंडरशर्ट्स ने FBI को इंटरफेयर करने से रोक दिया। तभी मैं ओकुमुरा को कुछ गाइस को सुन लेता हूँ कि रूरिसा कितनी नई है, जबकि कुछ को उसका एक्सपीरियंस कंप्लीटली थ्रिलिंग लगता है। हालांकि मजिनो के लिलियो डिवोशन के पुराने दिनों के कारण वो रिकग्नाइज करता है कि उसके सारे पोजेस मैंगा और एनिमे से इंस्पायर्ड हैं, मतलब वो लिलियो की हार्डकोर फैन है।
मजीनो उससे पूछता है कि वो क्या सोचता है, इसलिए वो लॉयल रहने की कोशिश करता है, लेकिन ये पहली बार है जब ग्रेप सीड्स ग्रेटर देन वाटरमेलन वाला लॉजिक अप्लाई होता है। एक एक्सपीरियंस कॉस्प्ले क्रिटिक कहता है कि हालांकि वो पोजेस देने में बिल्कुल नया है, फिर भी ये कॉस्प्ले जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे रियल लिलियो को 3D प्रिंट करके कैमरे के सामने पोज कराया गया हो, कंप्लीटली परफेक्ट। रोरिसा सोचती है कि क्या लिलियो के लिए उसका प्यार इस क्राउड की डिजायर से निकला है। ये बिल्कुल मैजिकल लगता है। जब ओगिनो सेम आर्मी को 1 मिनट और मिलता है, रोरिसा को याद आता है कि उसकी मदर ने उसे कल्चर लवर बनने के लिए स्कोल्ड किया था, इसलिए उसने सीक्रेटली अपने आउटफिट पर काम किया। अब वो ओपनली अपने पैशन को शोकेस कर सकती है। ओकुमुरा उसे इनकरेज करता है और उसे रियलाइज होता है कि उसके पहले कहे गए सारे वर्ड्स ही उसे इस पॉइंट तक लेकर आए थे। फाइनली अपने गास पोज के लिए वो ओकुमुरा पर रिस्ट शॉट चलाती है, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद सभी मैन लीव कर देते हैं, ये जानते हुए कि उन्हें टुनाइट क्या करना है, क्योंकि ओकुमुरा शायद घर ना पहुंच पाए। वो रोरिसा से अपोलोजाइज करता है कि उसने एक भी शॉट मिस कर दी और अभी एक और चांस लेने का ऑफर करता है। रोरिसा पोज देने की कोशिश करती है, लेकिन अब जबकि इवेंट खत्म हो चुका है, वो पूरी तरह रिलैक्स्ड फील करती है। वो ओकुमुरा से कहती है कि वापस अपने कैरेक्टर में आए, लेकिन ओकुमुरा सोचता है कि उसका शॉट बिल्कुल परफेक्ट है। स्वेट ड्रेंच्ड केओस का सिलसिला फाइनली खत्म हो गया है और चेंजिंग रूम ऑलमोस्ट क्लोजिंग ही था, तभी कुछ डेस्परेट गाइज रोरिसा पर टूट पड़ते हैं और सोशल मीडिया मीट मांगते हैं। रोरिसा ने ओनली फैन सेटअप न होने के लिए अपोलोजाइज किया, इसलिए मजीनो ने उसे बचाया। रोरिसा भागते हुए लड़के मान लेते हैं कि वो सच में किसी फेरी जैसी है। चेंजिंग रूम में वापस आकर लड़कियां रोरिसा के साथ सेल्फीज लेती हैं और कॉस्प्ले करने वाला लड़का भी एक एक्सक्लूसिव पिक मांगता है। मजीनो अपनी टेल संभालने के लिए लिलियो से हेल्प मांगती है और रोरिसा उसकी आउटफिट टच करने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। मजीनो रिग्रेट करती है कि एनिमल्स बेस्ड कॉस्प्ले के कारण इतने मास्क पहनने पड़े, लेकिन कल्चर के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती। अदर गर्ल्स भी सिमिलर कॉस्प्ले में स्टक होने के कारण बॉन्डिंग करती हैं और एक कहती है कि वो अपने शार्प टीथ के साथ ट्रेन में भी गई थी। एक एल्फ कॉस्प्लेयर स्कैरी स्टोरीज में शेयर करती है कि उसका छोटा भाई बाथ में भीगी विग देखकर चीख पड़ा था। किसी ने उसकी विग टीवी पर गिरा दी और रेंज हॉरर मूवी की लड़की का कॉस्प्ले किया। कजुरा अपने रियल फॉर्म में लौट आती है, जो ज्यादा अलग नहीं था। इसी के साथ इस सीरीज का पार्ट 1 यही एंड होता है। पार्ट 2 थोड़ा सा ही बाकी है और मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना।